नमस्कार साथियों, मैं विनय डीएनए करंट अफेयर्स में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि सभी अखबारों में सुर्खियां इसने बटोरी। ये है कि नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। जैसे कि आपको पता है कि 5 नवंबर की रात को 6.4 तीव्रता का भूकंप यहाँ पे देखने को मिला और 6.4 भूकंप इतना मतलब हैवी रिक्टर स्केल को पाया गया। 6.4 तीव्रता का होना, जिसमें कहा जाता है लगभग 128 लोगों की लगभग इसमें मृत्यु हो चुकी है। अब ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि फिलहाल इनके आंकड़ों में संख्या अभी तो और देखा जा रहा है कितने कई लोग दब चुके हैं मकानों के अंदर, तो इनकी संख्याओं में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो तीव्रता 6.4 थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र ने कहा है कि इसका जो भूकंप का केंद्र रहा है वो कौन सा रहा है, तो जाकरकोट इसका भूकंप का केंद्र रहा है। जाकरकोट का एक जिला है, इसका नाम है लामी डांडा। इस जिले में लामी डांडा जिला जो है इसका भूकंप का केंद्र रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं हालांकि जर्मन रिसर्च ने इसकी तीव्रता को मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट ने इसकी तीव्रता को अलग अलग तरीके से मापा है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार ये कहा जाता है कि इसकी जो तीव्रता रही है वो 4.5.7 रही है, जर्मन रिसर्च सेंटर के अनुसार है। वहीं अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसकी तीव्रता जो थी 5.6 थी। हालांकि राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र ने कहा है कि इसकी जो तीव्रता 6.4 रही है, इसने मापा है। हम बात करते हैं कि ये इससे पहले और भूकंप आ चुका है 2015 में, इतना ही इससे भी ज़्यादा भयंकर तरीके से आया था 2015 में, जिसमें लगभग 9,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं जो अभी जो फिलहाल में जो भूकंप आया इसके झटके केवल नेपाल में नहीं, इसके कुछ झटके नई दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में इसके झटकों को महसूस किया गया है। कई वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय क्षेत्र में भी कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। एक हिमालय रीजन जो हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से इसकी सीमा मिलती हुई जाती है, तो इन क्षेत्रों में भी भूकंप का कभी भी बड़ा भूकंप आने का यहाँ पे संकट की भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि सीबीएसई का यूएई में प्रशासनिक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय, सीबीएसई ने एक नया अपना कार्यालय स्थापित किया है अपने देश के बाहर। वो किया है दुबई में, यूएई की दुबई में स्थापित किया है। ठीक है, तो जो सीबीएसई यूएई में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह घोषणा की थी। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित होगा। यह बैठक दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में हुई थी। इसमें राजदूत संजय सुधीर ने भाग लिया था। दुबई में सीबीएसई का प्रशासनिक कार्यालय भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षणिक संबंधों में मजबूती स्थापित करेगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि बीते 1 नवंबर 2023 को यहाँ पे 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जिस दिन श्रीलंका और भारत का मैच 39वां मैच यहाँ पे 33वां मैच यहाँ पे हुआ था, उस 33 जो विश्व कप 2023 का 33वां मैच यहाँ पे हुआ था, उसी मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। ठीक है, समारोह के दौरान इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रमुख सुप्रीमो शरद पवार और बीसीसीआई के सचिव जैसा और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला मौजूद रहे थे। ठीक है ना। और बात करते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैचों में 34,000 से अधिक रन बना चुके हैं। वह क्रिकेट इतिहास में 100 से अधिक शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। ठीक है ना। तो वो एकमात्र बल्लेबाज जिसने अब तक के 100 शतक बनाए हैं। हालांकि अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने 49वां शतक पूरा किया, वनडे क्रिकेट का 49वां शतक पूरा करके विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के बराबर 49 शतक सचिन तेंदुलकर के भी हैं और विराट कोहली ने भी 49 शतक बना लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, जो कि मैच जो आपका 5 तारीख को उसका जो मैच था उस मैच में। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि एशियाई
शूटिंग चैंपियन। अब इसी शूटिंग चैंपियन ये किसने जीती है, तो इसका आपको नाम याद रखना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने इस एशियाई शूटिंग चैंपियन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है उन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये बस इतना ध्यान रखना है और बाकी सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023। ये इस पर थोड़ा सा देखिए कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक चरम सीमा पर होगी। ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ने माना है कि 2030 तक जो ऊर्जा की जो जीवाश्म ईंधन जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जनरली सामान्यतः इससे ज़्यादा बड़ी मात्रा में ऊर्जा का हम उत्पादन इसी से करते हैं, तो 2030 तक इसकी मांग लगभग अपनी चरम सीमा पर होगी। ऐसा इस आउटलुक रिपोर्ट ने अपने में उसने बताया है कि 2030 तक ये अपनी चरम सीमा पर इसकी मांग होगी, चरम सीमा पर होगी। और सरकारों की मौजूदा नीतियों के तहत जिस प्रकार से सरकार की नीतियां इस प्रकार से चल रही हैं, उसने माना है कि 2.4 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान में बढ़ोतरी होने का उसने अनुमान बताया है। तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम सीमा पर होगी। ठीक है, तो इसने इसकी जो डीजल, जो प्राकृतिक तेल और जो प्राकृतिक गैसों की मांग को 2030 तक अपनी चरम सीमा पर इसकी मांग के बारे में प्रोडिक्शन की है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय जीवाश्म ईंधन के बदलाव में सहयोग दे रहा है। ठीक है ना, 2050 तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस की मांग पहले के अनुमान से लगभग 15% कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्तमान मांग को पूरा करने और अचानक आपूर्ति की कमी को रोकने के लिए सभी परिदृश्यों में जीवाश्म ईंधनों में वर्तमान निवेश को बनाए रखने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में निवेश का संतुलित मिश्रण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि निवेश केवल सौर, पवन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इतनी पे नहीं, इसके बाहर भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर। आपको ये याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को इसका नए एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको देख रहा है भारतीय क्रिकेट आइकन MS धोनी भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। धोनी को भारतीय स्टेट बैंक के विशेष रूप से युवा आबादी के साथ अपना संबंध मजबूत करने के लिए बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। धोनी SBI के विभिन्न मार्केटिंग और प्रचार अभियानों के तहत अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये SBI का प्रचार करेंगे और उनकी जो मार्केटिंग होती है, उनके जो प्रचार होते हैं, उनके अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम बात करते हैं कुछ सार्वजनिक, एक तो ये आपको स्टेट बैंक के MS धोनी हो गए, इसके अलावा कुछ और सार्वजनिक बैंकों के भी कुछ एम्बेसडर बने हुए हैं ऑलरेडी। जैसे कि आपको पता, सार्वजनिक बैंकों में वर्तमान में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, के श्रीकांत और क्रिकेटर सैफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तीनों लोग जो हैं किसके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। अभ्यास काजिंद, जो काजिंद अभ्यास है, सिंपली मैं आपको बता दूं, काजिंद अभ्यास ये है जबकि भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये वाला अभ्यास किया जाता है। कब हुआ, तो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है और लगभग 11 नवंबर तक ये जारी रहेगा। 30 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर से लगभग 11 नवंबर तक ये अभ्यास चलेगा। ठीक है ना, इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना, कौन कौन इसमें हिस्सा लेने वाला, तो भारतीय वायुसेना इसमें हिस्सा लेगी और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक है ना, तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसमें दोनों ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, भारतीय सेना की अब बात करते हैं, इसमें डोंगरी रेजिमेंट के इसमें 30 जवान शामिल होंगे इसमें। ठीक है ना, इस अभ्यास में सैन्य दल के अलावा दोनों देशों के वायुसेना के 30 जवान इसमें, एयरफोर्स के लगभग 30 जवान इसमें शामिल होंगे। 30 बात करते हैं इसमें, देखो कौन कौन से सैनिक इसमें शामिल होंगे। तो इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की डोंगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान इसमें शामिल होंगे, जबकि कजाकिस्तान के दस्ते में कंगा ग्राउंड फोर्स के दक्षिणी क्षेत्र की कमान के इसमें सैनिक शामिल होंगे। तो इंडियन आर्मी के दोनों वाले ग्राउंड वाले शामिल होंगे, ये इंडियन आर्मी के हैं, ये आर्मी वाले ग्राउंड के हैं।
ठीक है ना। और ये वाले जो हैं एयरफोर्स के लगभग इसमें 30 जवान इसमें शामिल होने वाले हैं। बात करें इसकी जो अभ्यास का शुभारंभ कब हुआ था, तो लगभग 2016 में इस अभ्यास का शुभारंभ हुआ था। 2016 में भारत और कजाकिस्तान की इस संयुक्त अभ्यास को एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक, उस समय इसका नाम रखा गया था, एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक के नाम से इसको शुरू किया गया था पहले। ठीक है, इस दूसरे संस्करण के बाद इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काइजन कर दिया गया। इसका दूसरा संस्करण के बाद इसका जो नाम है वो एक्सरसाइज काइजन कर दिया गया था, और इस अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष इस अभ्यास को वायुसेना घटक को शामिल करके द्विसेवा अभ्यास में उन्नत किया गया। इस साल अभ्यास में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के आदेश के मुताबिक आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं। इस बार यूएन ने जो आदेश के अनुसार, यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है उनके आदेशों के मुताबिक ये आतंकवाद विरोधी के अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकवाद को रोका जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।